के बारे में देख रहे थे कि यदि किसी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के ऊपर हमने डिफरेंट इनपुट्स दिए तो उन डिफरेंट इनपुट्स के अकॉर्डिंग हमें आउटकम क्या मिलता है, राइट। हमने उसके ऊपर स्टेप इनपुट दिया, रैंप इनपुट दिया, पैराबोलिक इनपुट दिया, इम्पल्स इनपुट दिया, तो वहाँ हमने देखा किस तरह से हमें आउटकम मिलता है, एरर क्या होती हैं, एरर टाइम वेरिएंट होती है या नहीं होती है। हमने टाइम कांस्टेंट के बारे में डेफिनेशन देखी कि स्टेप रेस्पॉन्स के लिए ये टाइम कांस्टेंट किस तरह से डिफाइन किया हमने, इम्पल्स रेस्पॉन्स के लिए हमने टाइम कांस्टेंट को किस तरह से डिफाइन किया, स्टेप रेस्पॉन्स के लिए ग्राफ किस तरह से आया था, इम्पल्स रेस्पॉन्स के लिए ग्राफ किस तरह से आया था, रैंप के लिए हमें जो एरर थी वो कांस्टेंट थी या नहीं थी, इसी तरह से पैराबोलिक के लिए जो एरर थी वो कांस्टेंट थी या नहीं थी। ये तो डिस्कशन किया था हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए। अब हम बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो था उसमें हमने क्या बोला, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है कि उसमें कितने इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट थे। तो हमने देखा उसमें केवल, चूंकि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है तो उसमें केवल और केवल एक इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट था, राइट। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम की। यदि सेकंड ऑर्डर सिस्टम है तो उसके अंदर कितने इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होंगे, दो इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होंगे। तो अब हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम, जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, डिफरेंट इनपुट्स अप्लाई करेंगे, तो हम देखेंगे कि उनसे हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से कई क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना है हमें, सेकंड ऑर्डर सिस्टम पर हमने डिफरेंट इनपुट दिए तो टाइम रेस्पॉन्स हमें किस तरह से प्राप्त होता है। देखिए सेकंड ऑर्डर सिस्टम, मैं एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम का एग्जांपल लेता हूं। जिस तरह से हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए अप्रोच किया था, सेम अप्रोच रहेगी हमारे सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए भी। ये हो गया रेजिस्टेंस R, दिस इज इंडक्टर L और दिस इज कैपेसिटर C। देखिए यहां R जो है वो एनर्जी स्टोर नहीं करता है तो इसका हमारे सिस्टम पर अलग इंपैक्ट होगा। L जो है वो एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, राइट। इसी तरह से जो कैपेसिटर है वो भी एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। तो इस सिस्टम में कितने एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट हो गए, दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट हो गए। तो क्या हम इस सिस्टम को सेकंड ऑर्डर सिस्टम बोल सकते हैं? बिल्कुल, ये जो सिस्टम होगा वो एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, क्योंकि यहां दो इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट प्रेजेंट है, राइट। यहां हमने इनपुट दिया VIT, राइट। यहां इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट हो गया I of t और इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज हमें कितना मिल गया, V0 t। अब हम क्या करते हैं, इस सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। यदि हमें ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें इस सिस्टम का सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होगा, राइट। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको टाइम डोमेन से एस डोमेन में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए यदि हम डायरेक्टली इसको टाइम डोमेन से एस डोमेन में कन्वर्ट करें तो हमें पता है VIT जो है, ये टाइम डोमेन में यदि VIT है तो एस डोमेन में हो जाएगा VIS, V0 t हो जाएगा V0 s, I of t हो जाएगा I of s। R जो है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। L की जो वैल्यू है, इंडक्टर की वैल्यू हो जाती है S इंटू L के बराबर, और जो कैपेसिटर है इसकी वैल्यू हो जाती है 1/CS के बराबर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस सिस्टम को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू द एस डोमेन बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, राइट। जब हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो ये हो जाएगा this is resistance R, this is S into L, or this capacitor will become 1/CS. This input will be is equal to VI of S. Outcome across the capacitor will become V0 S, and the current in the circuit will become is equal to I of S, right। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमें सिस्टम दिया हुआ है या ये जो सर्किट दिया हुआ है इससे हम क्या करते हैं, एक ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है।
इस डायग्राम को हमको ब्लॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ब्लॉक्स में हम क्या करते हैं, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के अंदर हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था कि जो सिस्टम के वेरिएबल्स हैं उनको हम नोड अज्यूम कर लेते हैं। तो देखो सिस्टम के वेरिएबल क्या क्या होंगे, यहाँ vi ऑफ s एक सिस्टम का वेरिएबल है, i ऑफ s भी एक सिस्टम का वेरिएबल है और v नॉट s भी एक सिस्टम का वेरिएबल है। तो यहां इस सिस्टम में वेरिएबल कितने हो गए, 3 वेरिएबल हो गए। तो यहां नोड भी कितने हो जाएंगे, 3 नोड यहां हो जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करें, इस i ऑफ s की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। i ऑफ s की वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, यदि मैं थोड़ा सा सर्किट का कॉन्सेप्ट यहां काम में लूं, इस नोड को यदि हम 0 पोटेंशियल पर अज्यूम करें तो इस नोड का वोल्टेज हो जाएगा vi ऑफ s, इस नोड का वोल्टेज हो जाएगा v नॉट ऑफ s। दो नोड के बीच का हमें इंपेडेंस पता है, r यहां का है, sl यहां का है, इन दोनों का हमें पोटेंशियल भी पता है। तो क्या हम यहां करंट लिख सकते हैं, करंट हो जाएगा i ऑफ s इज इक्वल टू vi ऑफ s माइनस v नॉट ऑफ s होल डिवाइड बाई इंपेडेंस हो गया r प्लस s इंटू एल, इक्वेशन नंबर 1, राइट। सिमिलरली अब हम क्या करें, इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है v नॉट s, इसको लिख लेते हैं, v नॉट s हो जाएगा 1/cs इंटू i ऑफ s। क्यों, वोल्टेज क्या होता है, बाय अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इंटू जेड, जेड हो गया इंपेडेंस 1/cs, राइट। करंट हो गया I ऑफ s, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या करते हैं, इस डायग्राम का ब्लॉक्स बना लेते हैं, राइट। तो हमें ब्लॉक बनाने के लिए कितने नोड चाहिए होंगे, हमें चाहिए कितने नोड, 3 नोड, क्योंकि यहां कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं, तो हमने 3 नोड बनाए। 3 नोड हम देखिए किस तरह से बनाते हैं, vi ऑफ s, राइट। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं। इस i ऑफ s की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है कि आप क्या करो, इन दोनों वोल्टेज का डिफरेंस ले लो, इन दोनों वोल्टेज के डिफरेंस को 1/r प्लस SL से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास i ऑफ s आ जाएगा। तो देखिए हम किस तरह से करते हैं, ये हो गया v नॉट s, ये vi ऑफ s, ये v नॉट ऑफ s, यहां हमने एक समिंग पॉइंट ऐड किया, समिंग पॉइंट पर आके दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। चूंकि ये पॉजिटिव है, vi ऑफ s पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव है, v नॉट s नेगेटिव था, हमने इसको नेगेटिव साइन से ले लिया। तो इस नोड पर यदि ये वोल्टेज v नॉट s है तो इस नोड पर टोटल इनपुट वोल्टेज कितना हो गया, vi ऑफ s माइनस v नॉट s। इस वोल्टेज को हम क्या करें, 1/r प्लस SL से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/r प्लस SL, राइट। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें नेट आउटकम क्या मिलेगा, I ऑफ s, ये हो गया I ऑफ s, राइट। इस I ऑफ s को, ये तो बात हुई फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हम फ्रॉम इक्वेशन 2 v नॉट s की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। v नॉट s क्या है, यदि आप I ऑफ s को इस इंपेडेंस 1/cs से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें v नॉट s मिल जाएगा। तो अब हम क्या करें, ये था हमारे पास I ऑफ s, इसको हमने 1/cs से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 1/cs। यदि हमने इसको 1/cs से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब हमें आउटकम कितना मिलेगा, v नॉट s। कोई दिक्कत, तो अब देखिए यहां कितने नोड हो गए, 3 नोड, एक तो vi ऑफ s हो गया, एक i ऑफ s हो गया और एक v नॉट s हो गया। यहां जो इनपुट आ रहा है वो किससे आ रहा है, v नॉट s से, तो इसको हमने डायरेक्टली यहां कनेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत। ये हो गया इस सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम, राइट, 1/r प्लस CL और ये हो गया 1/cs। यदि आप इस पूरे ब्लॉक को हम एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करना चाहें तो अब हमें क्या करना होगा, देखो अब हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक का यूज करते हैं। वहां हमने पढ़ा था, सबसे फर्स्ट या सेकेंड नंबर का पॉइंट था कि यदि 2 ब्लॉक कास्केड में कनेक्ट हैं तो उनका जो नेट गेन होता है वो क्या होगा, दोनों ब्लॉक के गेन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ये ब्लॉक है 1/r प्लस SL, ये ब्लॉक हो गया 1/SC इंटू S,
ये दोनों ब्लॉक कास्केड में कनेक्ट है, तो नेट कितना हो जाएगा, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा, राइट, दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब देखिए हम क्या करते हैं, यहां हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं। इसको रीअरेंज हमने किस तरह से किया, हम क्या करते हैं, इस L को बाहर कॉमन ले लेते हैं। देखिए क्या होगा, बाय रीअरेंजिंग देखिए हम इसको किस तरह से लिख रहे हैं, लिख सकते हैं हम इसको इस तरह से, हमने क्या किया, जो ये टर्म थी, ये वाला जो टर्म था, इसी को हमने दोबारा से रीअरेंज कर दिया। हमने क्या किया, इस L को कॉमन ले लिया, ये L और C इसको हमने लिख दिया 1/LC, S ये बच गया R/L और ये बच गया S प्लस R/L। ये हो गया इसका एक फंक्शन, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन, अभी इस क्लोज लूप फंक्शन, ठीक है, सॉरी ये हो गया ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ये हो गया इस डायग्राम का, इस सर्किट का ब्लॉक डायग्राम। अब हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक डायग्राम को हमारे स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम क्या होता है, स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम, स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम होता है हमारे पास में ये होता है स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो अब हमारे पास ये जो सिस्टम आया, इसको हम हमारे स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम से कंपेयर करते हैं। इस स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम में यदि मैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात करूं, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, ये हो जाएगा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ओमेगा n स्क्वायर अपॉन S प्लस 2 जीटा ओमेगा n, ठीक है। ये हो गया ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के बाद यदि हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन देखें तो क्या होगा, देखिए ये एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में हमने देखा कि जो ट्रांसफर फंक्शन होता है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, वो होता है G/1 प्लस GH, यही होता है। हमने ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के अंदर पढ़ा कि इस तरह से हम जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है उसको हटाकर हम एक सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू होगी G/1 प्लस GH। तो यदि हम यहां क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात करें, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन G हो गया ओमेगा n स्क्वायर अपॉन
एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन अपॉन 1 प्लस जी एच, एच की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां से वही सेम वैल्यू आ गई ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो हमने यही कॉमन एलसीएम ले लिया, ये बच गया यहाँ ओमेगा एन स्क्वायर एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन होल डिवाइड बाई, यहां हमने एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एलसीएम लिया, ये बच गया एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर होल डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, राइट। एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन इंटू एस से एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, एस कैंसिल हो गया, राइट। तो यहां बच गया हमारे पास ओमेगा एन स्क्वायर होल डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो ये है हमारे पास क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन जो हमने स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम था उसके लिए कैलकुलेट किया। तो अब हमारे पास स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन आया ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, राइट। तो क्या हम यहां से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है उसके डिनोमिनेटर पार्ट को यदि हम 0 के बराबर कर दें तो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी। ये था क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, इसके डिनोमिनेटर पार्ट को हम 0 के बराबर करते हैं और फाइंड करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी। तो ये हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बात आई समझ में? ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट होंगे, क्या उन रूट को हम बोल सकते हैं क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल के बराबर होंगे? क्यों? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट निकालने के लिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन को 0 के बराबर किया और यहां से हमने S1 S2 की वैल्यू निकाली। S1 S2 क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ये कौन सा है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। तो यहां से दो रूट मिल जाएंगे हमें S1 और S2। और यदि मुझे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल निकालने थे तो भी हम क्या करते, जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको 0 के बराबर करते और वहां से S1 और S2 की वैल्यू निकालते तो भी हमें पोल मिल जाते। तो क्या हम बोल सकते हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल बोलूं या फिर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट के बारे में बात करूं, दोनों चीजें एक ही है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके, हम निकालते हैं रूट। रूट क्या होंगे? S इज इक्वल टू, ठीक है, देखिए यहां मिडल टर्म जो है वो स्प्लिट नहीं हो सकती, इसको हम निकालते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर। बी स्क्वायर ये हो गया 4 जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4AC, 4 इंटू ए हो गया 1, सी की वैल्यू हो गई ओमेगा एन स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू हो गई 1। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस, यहां से हम क्या करें 4 ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यह आ जाएगा 2 ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइड बाई 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये बच गया यहां पर माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए हमें यहां से s की दो वैल्यूज मिली, एक तो हो गया, इसको हम लिख लेते हैं S1 बराबर हो गया माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1, और दूसरा रूट आ जाएगा या हम पोल बोले इसको,
माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर। -1। बात आई समझ में? तो इस तरह से इस क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन के हमें दो पोल मिल जाएंगे, S1 और S2। एक बार पॉजिटिव साइन लिया हमने, एक बार नेगेटिव साइन लिया। ठीक है, इसको अभी हम यहां देखते हैं। इससे पहले एक थोड़ा सा डिस्कशन और है। क्या डिस्कशन है? हम क्या करते हैं, हमारे पास जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम था, स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, और जो हमारे पास एक दूसरा जो हमने सर्किट लिया था उसके लिए जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम आया, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। इन दोनों को यदि मैं कंपेयर करूं तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो 1/LC है वो ओमेगा एन स्क्वायर के बराबर है। ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है। एस प्लस जो 2 जीटा ओमेगा एन होगा इसकी वैल्यू R/L के बराबर हो जाएगी। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ओमेगा एन स्क्वायर ऑन कंपेयरिंग बोथ द सर्किट्स, ऑन कंपेयरिंग both diagram, on comparing both diagram, यदि हम इन दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करते तो देखिए ओमेगा एन स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाती 1/LC के बराबर, राइट। और जो 2 जीटा ओमेगा एन है इसकी वैल्यू हो जाती है R/L के बराबर 2 जीटा ओमेगा एन, ये हो जाएगा R/L के बराबर। कोई दिक्कत? तो ये हमारी जो इक्वेशन थी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की, ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो अब क्या हो जाती, वो हो जाती S प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, इसकी वैल्यू हो गई R/L इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये हो गई 1/LC इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी जो हमने सिस्टम लिया था उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और ये हो गई हमारी सेकंड ऑर्डर स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखिए दोनों सिमिलर है, राइट। एस स्क्वायर यहाँ R/L हो गया, ये 2 जीटा ओमेगा एन हो गया S प्लस 1/LC। ठीक है, तो इस तरह से हमें दो रूट मिले। अब देखिए यदि हम इन दोनों रूट के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर दें तो क्या होगा, यदि हम इस जीटा को हम बोलते हैं डैम्पिंग, ठीक है, यदि हम इस जीटा की वैल्यू को चेंज कर दें तो इस जीटा की वैल्यू को चेंज करने से हमें S1 और S2 पोल जो है उनकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमने इस सेकंड ऑर्डर सिस्टम को क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू जीटा वैल्यू, कि भाई जीटा की वैल्यू यदि 0 है तो क्या होगा, यदि जीटा की वैल्यू को मैं इंक्रीज करता जाऊं 0 से 1 की तरफ कर दूं तो सिस्टम किस तरह से होगा, उसके पोल की लोकेशन क्या होगी, उस सिस्टम को हम कहेंगे क्या। जीटा यदि 1 के बराबर कर दिया तो पोल लोकेशंस क्या हो जाएंगी, और यदि जीटा की वैल्यू हमने 1 से भी ज्यादा कर दी तो उस समय जो सिस्टम है उसका रेस्पॉन्स क्या रहेगा, पोल लोकेशंस क्या रहेंगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम जीटा की वैल्यू के अकॉर्डिंग अब हम इन सिस्टम्स को क्लासिफाई करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो ओमेगा एन स्क्वायर है इसको हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी या अनडैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये हो जाएगा अनडैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखना है मैं यहां अनडैम्ड की बात कर रहा हूं, राइट। इसको अभी हम देखेंगे अनडैम्ड क्यों बोल रहे हैं, अनडैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा एक और टर्म हम पढ़ेंगे अभी, डैम्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, राइट। तो अभी ओमेगा एन जो है इसको हम बोल रहे हैं अनडैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और जो जीटा है इसको हमने बोल दिया डैम्पिंग रेशियो। जीटा जो है ये हो जाएगा डैम्पिंग रेशियो। देखिए हम जीटा की वैल्यू को और कैलकुलेट करते हैं। ओमेगा एन स्क्वायर तो हमारे पास आ गया 1/LC। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में ओमेगा एन की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो इस इक्वेशन से आ जाएगा 2 जीटा, ओमेगा एन की वैल्यू हो गई 1/√LC इज इक्वल टू R/L, राइट। तो यहां से जीटा की वैल्यू आ जाएगी, जीटा इज इक्वल टू R/2 रूट C/L। ये होती है डैम्पिंग रेशियो R/2 रूट C/L। मतलब
जीटा की वैल्यू को चेंज करने से क्या हुआ, जीटा की वैल्यू को चेंज करने से S1 S2 जो पोल लोकेशंस थी वो चेंज हो गई। और जीटा की वैल्यू किस तरह से चेंज हो रही है, यदि मैं सर्किट के रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर देता हूं, ये तो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है C और L, यदि हम अपोजिशन कौन देता है, हमें रेजिस्टेंस जो होता है वो अपोजिशन देता है सर्किट के अंदर, ठीक है। कैपेसिटर हमें करंट के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो हमें अपोजिशन देता है। तो ये यदि मैं अपोजिशन को चेंज कर दूं तो इस जीटा जो है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। और यदि जीटा की वैल्यू चेंज हो गई तो इस सिस्टम के जो पोल है उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। और यदि सिस्टम के पोल चेंज हो गए तो अब हम देखेंगे कि सिस्टम किस तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, कब डैम्ड होगा, कब अंडर डैम्ड होगा, कब क्रिटिकली डैम्ड होगा, कब ओवर डैम्ड सिस्टम होगा। तो अब हम आगे डिस्कशन करते हैं कि यदि हमने जीटा की वैल्यू को चेंज किया तो उससे क्या इंपैक्ट हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं केस नंबर 1। देखिए ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि जीटा की वैल्यू किस तरह से चेंज हो रही है। सबसे पहले हम देखते हैं केस नंबर 1, जब जीटा की वैल्यू को हम सबसे पहले कंसिडर कर रहे हैं जीटा इज इक्वल टू 0। केस नंबर 1 व्हेन जीटा इज इक्वल टू 0, यदि जीटा 0 है तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं अनडैम्ड सिस्टम। अनडैम्ड सिस्टम। देखिए एक चीज और, यदि मैंने जीटा 0 कर दिया तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है सर्किट के अंदर वो कितनी हो जाएगी, 0। यदि सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस 0 हो गया तो हमें पता है, यदि हम हमारे प्रीवियस डायग्राम को देखें जो हमने सबसे पहले कंसीडर किया था, ये था हमारे पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम। यहां यदि हम रेजिस्टेंस को 0 कर देते हैं तो ये कौन सा सर्किट बचेगा, L और C। हमें पता है जब हम इस पर इनपुट देंगे तो ये L और C क्या करते हैं, ये दोनों आपस में ऑसिलेट करते हैं, हमें एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म मिलती है, राइट। क्योंकि ये क्या करेगा, एक बार एनर्जी को देगा एक बार लेगा। इसी तरह से कैपेसिटर भी क्या करेगा, एक बार एनर्जी को देगा और एक बार लेगा। तो ये दोनों जो पैरामीटर होते हैं L और C, ये दोनों आपस में ऑसिलेट करते हैं। कब, जबकि हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू को सर्किट में ऐड नहीं किया। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमने जीटा की वैल्यू को लिया 0। यदि जीटा 0 है मतलब अनडैम्ड सिस्टम हो गया, या हम बोल सकते हैं कि इस सर्किट के अंदर हमने किसी भी रेजिस्टेंस को ऐड नहीं किया। यदि रेजिस्टेंस ऐड नहीं है तो वो जो L और C पैरामीटर होंगे ये दोनों आपस में एक दूसरे को एनर्जी लेते रहेंगे, देते रहेंगे, और ये एक हमें साइनोसॉइडल वेवफॉर्म बनाते रहेंगे। इसको हम बोलते हैं अनडैम्ड। अनडैम्ड का मतलब क्या है कि इन्होंने किसी तरह से कम नहीं किया है, ठीक है। जो आउटकम है उसमें कमी नहीं आई है, वो हम देखते हैं अनडैम्ड सिस्टम में किस तरह से होता है। सबसे पहले हम इस अनडैम्ड सिस्टम के लिए पोल लोकेशन पता कर लेते हैं, पोल लोकेशन क्या होंगी। तो यदि मैं S1 के लिए बात करूं, S1 के लिए क्या हो जाएगा, जीटा 0, ये टर्म 0 हो जाएगी, ओमेगा n अंडर रूट ऑफ this term will also become equals to 0, 0 minus 1, that is under root of minus 1, under root of minus 1। क्या इसको हम j ओमेगा n बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद S1 S2 ये आ जाएगा, ये टर्म 0 माइनस ओमेगा n अंडर रूट ऑफ माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस j ओमेगा n। बात आ रही है समझ में। मतलब हमें इस समय जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम के पोल मिले या पोल जो मिले या रूट जो मिले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, वो क्या मिले, j ओमेगा n और माइनस j ओमेगा n। देखिए हमारे पास S प्लेन में, जब हम इसको S प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो S प्लेन में हमारे पास दो एक्सिस होती है। एक तो सिग्मा एक्सिस होती है जिसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस, राइट। दूसरी होती है j ओमेगा एक्सिस जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, राइट। तो यहां यदि मैं इसको S प्लेन में ड्रॉ करूं, यदि हम S प्लेन कंसीडर करते हैं और S प्लेन में इसको हम ड्रॉ करें तो किस तरह से ड्रॉ होगा, ये हो गई सिग्मा एक्सिस, ये हो गई j ओमेगा एक्सिस, ठीक है। S1 S2 में क्या इन दोनों में कोई रियल टर्म आ रही है, इन दोनों में कोई रियल टर्म नहीं है, ये दोनों टर्म ही इमेजिनरी टर्म हैं। और देखिए ओमेगा n जो होगा वो एक फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो ये जो S1 पोल होगा ये कहां लाई करेगा, j ओमेगा n।
पॉजिटिव इमेजनरी एक्सिस पे, राइट। सिमिलरली S2 जो होगा उसकी वैल्यू कहां लाई करेगी, नेगेटिव इमेजनरी एक्सिस पर। और चूंकि ये भी ओमेगा एन है, ये भी ओमेगा एन है, तो दोनों की जो मैग्नीट्यूड मिलेंगे वो सेम मिलेंगे। तो क्या हम बना सकते हैं कि ये जो जीटा इज इक्वल टू 0 अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए जो पोल रहेंगे वो प्योर इमेजनरी होंगे। पहली चीज प्योर इमेजनरी, बात आ रही है समझ में। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि यदि अनडैम्प्ड सिस्टम है, सेकंड ऑर्डर अनडैम्प्ड सिस्टम है, तो जो रूट रहेंगे या पोल रहेंगे वो कहां किस तरह की नेचर होंगी उनकी, वो होंगी प्योर इमेजनरी, ठीक है। और वो लाई कहां करेंगे, वो इमेजनरी एक्सिस पर लाई करेंगे, प्योर इमेजनरी एंड लाई ऑन इमेजनरी एक्सिस। किस तरह से लाई कर रहे हैं, ये हो गया जे ओमेगा एन पॉजिटिव रियल एक्सिस पर S1 पोल, और ये हो गया माइनस जे ओमेगा एन नेगेटिव इमेजनरी एक्सिस पर, ये हो गया S2। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। तो अब हमारे पास जब जीटा इज इक्वल टू 0 आया तो अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में भाई जीटा इज इक्वल टू 0 पुट किया, ये हो गई S स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो यहां से हो जाएगी S स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और अब हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो कितना हो जाएगा। देखिए ट्रांसफर फंक्शन क्या था हमारे पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन दिस। तो अब जो ट्रांसफर फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है सी ऑफ एस, आउटपुट लाप्लास डिवाइड बाय इनपुट लाप्लास सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस, दैट इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। जीटा 0 हो चुका है, तो आगे टर्म जो बच जाएगी वो हो जाएगी ओमेगा एन स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास फॉर अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो हो गया ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अब देखिए इस सिस्टम पर यदि मैं यहां से आउटकम की बात करूं सी ऑफ एस क्या हो जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इंटू आर ऑफ एस। आर ऑफ एस क्या है, जो हमने इनपुट लिया है उसका लाप्लास, ठीक है। सी ऑफ एस क्या है, जो आउटकम आया उसका लाप्लास। तो यदि मैं इनपुट जो है आर ऑफ एस, इसकी वैल्यू को यदि चेंज कर देता हूं तो इस जो आउटकम है उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो अब हम इस अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए सेकंड ऑर्डर सिस्टम के अंदर सबसे पहले हमने जीटा के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। जीटा यदि 0 लिया तो हमने बोला कि अनडैम्प्ड सिस्टम है। अब इस अनडैम्प्ड सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, जो इनपुट है उनकी वैल्यू को डिफर वैल्यू पुट करेंगे और वहां से देखेंगे कि हमें आउटकम किस तरह से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम इस जीटा इक्वल टू 0 अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए देखते हैं कि यदि हमने यूनिट स्टेप इनपुट दिया तो उस यूनिट स्टेप इनपुट के कारण हमें जो आउटकम मिल रहा है उसकी वैल्यू क्या प्राप्त होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट यूनिट स्टेप इनपुट। यूनिट स्टेप यदि हमने यूनिट स्टेप इनपुट दिया, यूनिट स्टेप इनपुट का मतलब क्या हो गया, जो आर ऑफ एस है इसकी वैल्यू हमने कितनी दे दी 1/s के बराबर। यदि 1/s के बराबर दी तो अब हम देखते हैं आउटकम क्या होगा। सी ऑफ एस इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इंटू 1/s। अब हम इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना पड़ेगा। इसके पार्शियल फ्रैक्शन लेने पड़ेंगे। इसके पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएंगे 1/s माइनस s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, हमारे पास टर्म
यही आने वाली है, राइट। तो यहां से यदि अब इसका हम ILT ले लेते हैं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने से क्या हुआ, ये हो जाएगा हमारे पास C ऑफ t, ये यदि C ऑफ t है, C ऑफ s कन्वर्ट हो गया C ऑफ t में 1/s, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया 1 माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस ओमेगा n स्क्वायर, ये हो गया cos ओमेगा n t। तो ये होता है यूनिट स्टेप इनपुट के लिए हमारे पास आउटकम क्या आने वाला है, 1 माइनस कॉस ओमेगा एन टी। तो देखिए यदि अब हम इस आउटकम के बारे में डिस्कशन करें तो देखो 1 तो किसके कारण है, जो हमने स्टेप इनपुट दिया उसके कारण, जबकि ये जो टर्म आई है कॉस ओमेगा एन टी, ये किसके कारण आई है, सिस्टम के पैरामीटर के कारण, सिस्टम पैरामीटर के कारण कॉस ओमेगा एन टी, जबकि जो इनपुट है वो दिया था हमने 1, तो ये हो गया यूनिट स्टेप इनपुट के लिए आउटकम 1 माइनस कॉस ओमेगा एन टी, राइट। तो यदि हम इसका ग्राफ बनाएं सी ऑफ टी और कॉस ओमेगा एन टी, सॉरी 1 माइनस कॉस ओमेगा एन टी का, तो ये ग्राफ देखिए किस तरह से आता है। हम क्या करें, टाइम की वैल्यू को चेंज करते जाएं, ओमेगा एन टी की वैल्यू को हमने चेंज करते गए और अब हम आउटकम के बारे में डिस्कशन करते गए कि आउटकम क्या आने वाला है। तो देखिए इसका ग्राफ किस तरह से आता है। ठीक है, यदि ओमेगा एन टी की वैल्यू हो गई 0, तो कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1 माइनस 1 दैट इज 0, तो ये वैल्यू हो गई 0 पर 0। यदि हम बात करें पाई की, कॉस पाई माइनस 1 माइनस प्लस 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, कॉस टी इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर, कब, जबकि ये किसके बराबर है, पाई के बराबर। यदि cos ओमेगा एन टी ये था पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 0, 1 माइनस 0 1, इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें 1, कब, पाई बाई 2 पर, 0 अगेन 2 पाई पर, इसी तरह से हमें वैल्यूज मिलती जाएंगी 3 पाई 4 पाई, और ये कर्व इसी तरह से आगे मूव होता रहेगा। ठीक है, हमें आगे इसी तरह से। तो अब देखिए क्या यहाँ जो आउटकम मिल रहा है उसमें कोई डैम्पिंग आ रही है, डैम्पिंग का मतलब ये होता है रिडक्शन। क्या इस आउटकम में कभी कोई, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते जा रहे हो, कभी कोई रिड्यूस हो रहा है आउटकम की वैल्यू कभी रिड्यूस नहीं हो रही है, वो हमेशा हमें एक मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा है। एक बार मैक्सिमम वैल्यू फिर डाउन गया, फिर दोबारा से उसी मैक्सिमम वैल्यू तक हमें रीच हो रहा है, ये हो गया वही मैक्सिमम वैल्यू 2 तक। ठीक है, जबकि इनपुट कितना दिया है हमने, केवल 1 के बराबर, हमने इनपुट केवल 1 के बराबर दिया है यूनिट स्टेप इनपुट, जबकि हमें आउटकम कितना मिला 2 के बराबर। मतलब जो आउटकम है वो कितना हो गया, इसका डबल हो गया। और देखिए कोई भी रिडक्शन नहीं आया है, ये एक बिल्कुल फिक्स टाइम के बाद में 0 to 2 पाई एक सर्कल, इसने एक कर्व बनाया। सिमिलरली 2 पाई से 4 पाई इसने वही अटेन की खुद की मैक्सिमम वैल्यू, फिर दोबारा से 0 कर लिया। 4 पाई से 6 पाई तक इसने फिर दोबारा से मैक्सिमम वैल्यू को अटेन किया, फिर 0 कर लिया। 6 to 8 पाई फिर मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा, फिर 0 कर लेगा। मतलब इसके आउटकम में जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, यदि मैं इनफाइनाइट टाइम भी कर दूं तब भी इसके आउटकम में कोई रिडक्शन नहीं आएगा। ये खुद की मैक्सिमम वैल्यू को रीच करेगा, उसके बाद में 0 कर लेगा, फिर मैक्सिमम वैल्यू तक रीच किया, फिर 0 कर लिया। तो हम बोल सकते हैं कि जो अब हमें आउटकम मिला है इसको हम बोलते हैं कि भाई यहाँ कोई डैम्पिंग नहीं है, कोई रिडक्शन नहीं है, इसको हम बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। ये हो गए अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। इसी की वजह से जब हमने जीटा की वैल्यू को 0 के बराबर लिया तो हमने बोला कि ये जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, अनडैम्प्ड सिस्टम। जीटा इक्वल टू 0 को हमने अनडैम्प्ड सिस्टम बोला। अनडैम्प्ड सिस्टम क्यों बोला, कि इसका जो आउटकम है उसमें कोई रिडक्शन नहीं आ रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, फिर दोबारा 0 कर लेता है, फिर मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, फिर 0 कर लेता है। इस अनडैम्प्ड
ऑसिलेशंस की एक फ्रीक्वेंसी है, एक फिक्स वैल्यू से ये ऑसिलेट कर रहा है। ये जो फ्रीक्वेंसी हो गई इसको हमने बोल दिया ओमेगा एन। ठीक है, ये जो ओमेगा एन था ये हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी, जिससे कि ये क्या कर रहा था, ऑसिलेट कर रहा था। ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, और ओमेगा एन यहां से कितना हो जाएगा, 1/√LC। इसी वजह से इस फ्रीक्वेंसी को हमने बोला अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी से यदि सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है तो वहां कोई डैम्पिंग नहीं है। तो यहां जो हमने देखा सिस्टम का आउटपुट जो था वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कर रहा था, और इसकी फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा एन, दैट इज 1/√LC। बात आई समझ में? तो ये हो गया सिस्टम का आउटकम जब हमने क्या किया, सेकंड ऑर्डर सिस्टम में जीटा इक्वल टू 0 लिया और उस पर फंक्शन कौन सा दिया, यूनिट स्टेप फंक्शन। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि यदि इस सिस्टम पर हम स्टेप इनपुट की बजाय इंपल्स इनपुट देते तो क्या होता। तो हमें पता है स्टेप रेस्पॉन्स यदि मुझे पता हो, स्टेप से यदि मुझे इंपल्स रेस्पॉन्स चाहिए, तो अब हम क्या करें, इस स्टेप रेस्पॉन्स को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू dt। तो जब इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो अब क्या आ जाएगा, यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स। तो अब हम बात करते हैं यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स की। यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स यदि हम डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेप रेस्पॉन्स, स्टेप रेस्पॉन्स का हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो हमारे पास इंपल्स रेस्पॉन्स आ जाएगा। इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, सी ऑफ टी 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस कॉस ओमेगा एन टी, इसका हमने किया तो ये आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा एन टी, माइनस माइनस प्लस, सॉरी इनटू ओमेगा एन, हम टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, इनटू ओमेगा एन। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ओमेगा एन इंटू साइन ओमेगा एन टी। ये हो गया यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स। किसके लिए, जीटा इक्वल टू 0, अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए इंपल्स रेस्पॉन्स रहेगा ये। अब वही इसका हम ग्राफ देख लेते हैं कि सी ऑफ टी, या आउटकम बोल देते हैं हम इसको सी ऑफ टी और ओमेगा एन टी के बीच जो ग्राफ आएगा वो किस तरह से रहेगा। ये हो गया सी ऑफ टी। देखिए ये एक साइनोसॉइडल फंक्शन है, ठीक है, तो इसका ग्राफ किस तरह से रहेगा, ठीक है, ये इसी तरह से ग्राफ आगे कंटिन्यू हो जाएगा। तो क्या अभी भी इसका मैग्नीट्यूड की यदि हम बात करें, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ओमेगा एन, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा एन, ये मैग्नीट्यूड है, राइट। तो अब देखिए यहां कोई डैम्पिंग है, अभी भी यहां कोई डैम्पिंग नहीं है। तो ये हो गई अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस की भाई ये ओमेगा एन फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है। तो ये डिस्कशन हुआ कि हमने क्या किया, सेकंड ऑर्डर सिस्टम लिया, सेकंड ऑर्डर सिस्टम पे हमने जीटा इक्वल टू 0 किया, मतलब अनडैम्प्ड सिस्टम बनाया। उस अनडैम्प्ड सिस्टम पर हमने यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स देखा और यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स देखा। तो हमने देखा कि इस सिस्टम के लिए, जीटा इक्वल टू 0 सिस्टम के लिए, सिस्टम में कोई भी रिडक्शन नहीं आता है, सिस्टम के आउटपुट पर कोई रिडक्शन नहीं आता है। सिस्टम खुद की मैक्सिमम वैल्यू को रीच करता है, फिर दोबारा 0 करके फिर मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है। अप टू इनफाइनाइट टाइम, हम कितना भी टाइम कर दें, ये कभी भी खुद की वैल्यू को रिड्यूस नहीं करता। एक फिक्स वैल्यू से ये अप मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, फिर कम कर लेता है। मतलब यहाँ कोई डैम्पिंग नहीं थी, इस वजह से इसको हमने बोला अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। और वैसे भी हमें पता है कि यदि रेजिस्टेंस नहीं होगा, जीटा इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है, अपोजिशन 0 है, मतलब रेजिस्टेंस नहीं है, तो भी सिस्टम क्या करता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है बिना किसी डैम्पिंग के। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी हो गई ओमेगा एन इक्वल टू 1/√LC। इसी वजह से इस फ्रीक्वेंसी को हमने बोला था अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, क्योंकि इसी फ्रीक्वेंसी के कारण कोई भी रिडक्शन नहीं आया था, अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। ठीक है, तो ये कहानी हुई जीटा इक्वल टू 0 फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। और हम आगे डिस्कशन कर रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जब हमने जीटा की वैल्यू को 0 से इंक्रीज किया, 0 से कहाँ तक हमने इंक्रीज किया,
0 से 1 तक यदि हम जीटा को इंक्रीज करते हैं, केस नंबर 2, जीटा को हमने इंक्रीज किया 0 से तो ज़्यादा है लेकिन अभी इसकी वैल्यू 1 से कम है, तो इस सिस्टम का नाम होता है अंडर डैम्प्ड सिस्टम। देखिए ये जो नाम है कि जीटा यदि 0 हुआ तो क्या नाम होता है सिस्टम का, जीटा 0 से 1 है क्या नाम है, ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली पूछ लेते हैं। अब यदि जीटा 0 से 1 के बीच में है तो अब हम देखते हैं पोल लोकेशन क्या होंगी। पोल लोकेशन क्या थी हमारे पास, पोल लोकेशन आई थी S1 और S2 माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1। तो अब हम पोल लोकेशंस के बारे में डिस्कशन करते हैं फॉर जीटा इक्वल्स टू 0 to 1। S1 की वैल्यू आई थी हमारे पास माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये आया था S1। अब देखिए जब यदि जीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो क्या जीटा स्क्वायर की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है? यदि वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होगी तो ये जो हमें अंडर रूट वाली टर्म मिलेगी हमेशा नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं माइनस जीटा ओमेगा एन। यदि ये नेगेटिव वैल्यू है तो ये हो जाएगा प्लस जे हमने बाहर ले लिया, ये हो जाएगा 1 माइनस जीटा स्क्वायर। सिमिलरली S2 जो है वो हो जाएगा माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस जे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ये तो वैल्यू हुई S1 की, ये वैल्यू हुई S2 की। तो क्या हम इन पोल के बारे में या जीरो के बारे में बोल सकते हैं कि ये जो पोल मिलेंगे वो किस तरह के होंगे? ये होंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें रियल पार्ट भी है, ये रियल पार्ट है। देखिए यहाँ कोई जे टर्म नहीं है, ये रियल पार्ट हो गया, और इसके साथ साथ में यहाँ इमेजिनरी पार्ट भी है, तो इस वजह से हमने बोल दिया इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ पॉजिटिव है, ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू दोनों सेम है, ये वैल्यू दोनों सेम है, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये पूछ लेता है कि यदि जीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, सिस्टम कौन सा हुआ? अंडर डैम्प्ड सिस्टम। और इस अंडर डैम्प्ड सिस्टम के लिए जो पोल मिलेंगे वो किस तरह से मिलेंगे? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल। अब हम इन पोल को ड्रॉ करते हैं हमारे एस प्लेन में। ये हो गई रियल एक्सिस सिग्मा एक्सिस, ये हो गई जे ओमेगा एक्सिस। देखिए S1 माइनस जीटा ओमेगा एन, जीटा की वैल्यू 0 से 1 है, पॉजिटिव है, ओमेगा एन फ्रीक्वेंसी है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वैल्यू कहाँ मिली हमें? नेगेटिव। तो ये जो पार्ट मिलेगा वो हमें कहाँ मिलेगा? नेगेटिव रियल एक्सिस पर। ये पार्ट तो हो गया यहाँ कहीं नेगेटिव रियल एक्सिस माइनस जीटा ओमेगा एन, राइट, प्लस जे हो गया इमेजिनरी पार्ट, तो ये कहाँ मिलेगा हमें? इमेजिनरी एक्सिस पर। अब चूंकि ये प्लस जे है तो कौन सी? पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये कहीं यहाँ मिला, मतलब अब हमें जो पोल की लोकेशन मिलेगी वो कहीं यहाँ मिलेगी। ये हो गया पोल। ठीक है, ये हो गया S1 पोल। सिमिलरली हमें जो S2 पोल मिलेगा वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, वो कहीं यहाँ मिलेगा। ये हो गया S2 पोल। बात आ रही है समझ में? ये हो गया कॉम्प्लेक्स। यदि ये रियल एक्सिस पे होता रियल हो जाता, इमेजिनरी पर होता इमेजिनरी हो जाते, लेकिन ना ही तो ये रियल एक्सिस पे है ना ही ये इमेजिनरी एक्सिस पे है, पूरी तरह से ये एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में है, तो ये हो गए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, राइट। यदि हम इस सिस्टम के टाइम कांस्टेंट की बात करें, टाइम कांस्टेंट क्या होगा? हमने क्या बोला? जो नेगेटिव रियल रूट है उसका यदि हम अपोजिट कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, वो कहलाता है टाइम कांस्टेंट। आपके पास रूट मिला S1 जो कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, इस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो रूट मिला इसका रियल पार्ट कितना है? रियल पार्ट की वैल्यू है माइनस जीटा ओमेगा एन। तो यदि हम इस रियल पार्ट का रेसिप्रोकल कर दें तो क्या हमें टाइम कांस्टेंट मिल जाएगा? तो टाइम कांस्टेंट हो जाएगा 1 अपॉन जीटा ओमेगा एन। बात आई समझ में? तो इस सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए जब जीटा की वैल्यू 0 से 1 है तो टाइम कांस्टेंट होता है 1 अपॉन जीटा ओमेगा एन। ठीक है,
अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। यदि मैं इस लाइन को यहां ज्वाइन करूं, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, इस वजह से इसको हम डील कर रहे हैं। ये जो वैल्यू थी माइनस जीटा ओमेगा एन और ये वैल्यू आई है, ये ओमेगा एन से और मल्टीप्लाई है भाई, ओमेगा एन ओमेगा एन ओमेगा एन, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन। ठीक है, इस पूरी टर्म को हम बोलते हैं ओमेगा डी, ओमेगा एन इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं ओमेगा डी। इसका नाम होता है डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ध्यान रखना, यदि उसने बोला है अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या है, मतलब हमें किसकी वैल्यू बतानी है, ओमेगा एन की, और यदि उसने पूछा है डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या है, मीनिंग हमें किसकी वैल्यू बतानी है, ओमेगा डी की। ओमेगा डी क्या हो जाएगा, ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, तो ये हो गई ओमेगा डी की वैल्यू। तो इसके लिए यदि मैं टाइम कांस्टेंट आ गया 1 अपॉन जीटा ओमेगा एन, यदि इसको मैं यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, यदि ये वैल्यू थीटा है, यदि ये एंगल जो ये बना रहा है यहाँ से नेगेटिव रियल एक्सिस से, इस पोल ने जो एंगल बनाया है, इफ दिस इज थीटा, देन यदि हम यहाँ से कॉस थीटा निकालें, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन दिस। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू ओमेगा एन। क्यों, यदि हमें ये पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा हाइपोटेनस ओमेगा एन। तो कॉस थीटा, जब ये ओमेगा एन है, आपको बेस पता है, हाइपोटेनस पता है, तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज जीटा ओमेगा एन अपॉन ओमेगा एन, दैट इज जीटा। तो हम यहाँ से यदि आपको पोल लोकेशन दी हुई है और उसने पूछा है कि यहाँ से जीटा की वैल्यू डैम्पिंग रेशियो क्या होगा, तो हम यदि वहाँ कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लें तो हम यहाँ से जीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेके हम समझें, सपोज उसने बोल दिया कि जो पोल लोकेशन है वो है 3 + -j4 अज्यूम। ठीक है, सबसे पहले उसने बोल लिया कि भाई ये कौन सा सिस्टम है। पहली चीज़, चूंकि इसमें रियल पार्ट भी है, इमेजनरी पार्ट भी है, तो हम बोलेंगे कि जो पोल है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। यदि पोल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, रूट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो सिस्टम कौन सा हो जाएगा, अंडर डैम्प्ड सिस्टम। तो पहली चीज ये अंडर डैम्प्ड सिस्टम है, राइट। यदि अंडर डैम्प्ड सिस्टम है तो हमें ये पता है कि जो जीटा रहेगा उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में वेरी करेगी। अब ये किस तरह से हम जीटा निकालें, इसका ओमेगा एन कितना होगा, ओमेगा डी कितना होगा, उसने इसके बारे में चीजें पूछी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। ये हमने ड्रॉ किया, ये सिग्मा एक्सिस, दिस इज जे ओमेगा एक्सिस, 3 + j4 यहाँ कहीं होगा, 3 - j4 यहाँ कहीं होगा, ये S1 हो गया और ये S2 हो गया। अब हम इसका जीटा निकालते हैं, ओमेगा एन निकालते हैं और ओमेगा डी निकालते हैं, तो कितना आएगा वो देखें। देखिए रियल पार्ट कितना हो गया इसका 3, इमेजनरी पार्ट कितना हो गया इसका 4। तो डायरेक्ट हमें पता है कि जो इमेजनरी पार्ट होता है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा डी के बराबर। इसके लिए, इस पोल के लिए जो इमेजनरी पार्ट है वो कितना है 4, तो हम बोल सकते हैं कि जो ओमेगा डी है उसकी वैल्यू कितनी है 4। ठीक, ये 4 है, इसको हम यहां से ज्वाइन कर देते हैं, ये हो गया थीटा। हमें पता है ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। यदि हम हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल लें तो वही किसके बराबर होगी, ओमेगा एन के बराबर। इसका हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ 3² दैट इज 9, 4² दैट इज 16, दैट इज हाउ मच 5। तो ओमेगा एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, अब इसने जीटा के बारे में और डिस्कशन किया है। तो हमें पता है कि यदि हम cos थीटा निकालें इस
ट्राइंगल के अंदर, तो कॉस थीटा की वैल्यू जीटा की बराबर होगी। कॉस थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 3 अपॉन हाइपोटेनस हो गया 5 दैट इज 0.6। इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से डैम्पिंग कितनी हो जाएगी 0.6। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि सिस्टम कौन सा हो गया, अंडर डैम्प्ड सिस्टम। इस तरह से यहाँ से ये आपको पोल लोकेशन दे देगा, जीटा ओमेगा एन ओमेगा डी के बारे में पूछ लेगा क्या है। ओमेगा डी होती है डैम्पिंग डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ओमेगा एन होती है अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अब हम देखते हैं कि ये डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस किस तरह से है। हमारे पास सिस्टम आया ये, ठीक। सिस्टम का इस सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए जब जीटा की वैल्यू 0 से 1 है तो ट्रांसफर फंक्शन क्या रहेगा, ट्रांसफर फंक्शन रहेगा सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस दैट इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, राइट। ये था हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन। अब हमने क्या किया, यदि यहां से मैं आउटकम निकालता हूं सी ऑफ एस, सी ऑफ एस आ जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इंटू आर ऑफ एस। जब जीटा 0 था तो हमने क्या किया, इस जीटा की वैल्यू को 0 कर दिया था, लेकिन यहां अब जीटा 0 नहीं है। यदि जीटा 0 नहीं है तो अब देखते हैं हम किस तरह से आउटकम रहेगा। सबसे पहले हम क्या करें, इस आर ऑफ एस इनपुट दे देते हैं यूनिट स्टेप, ठीक है। यूनिट स्टेप के लिए रेस्पॉन्स क्या रहेगा, पहला यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स, मतलब आर ऑफ एस की वैल्यू 1/s के बराबर हो गई। यदि आर ऑफ एस 1/s के बराबर हो गया तो सी ऑफ एस कितना आ जाएगा, ओमेगा एन स्क्वायर होल डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इंटू आर ऑफ एस हो गया 1/s। अब हम इसका यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ से हमें सी ऑफ टी की वैल्यू पता हो जाती है और सी ऑफ टी यहाँ से आता है, ये याद रखना है हमें, 1 माइनस ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा। यह आता है यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स, किसके लिए, सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए। कब, जबकि जो जीटा है उसकी वैल्यू कितनी है 0 to 1। जीटा क्या है, सॉरी थीटा क्या हो गया, थीटा हो गया कॉस इनवर्स ऑफ जीटा, यही होगा थीटा, ठीक है। ओमेगा डी हो गई डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन दैट इज ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और ओमेगा एन हो गया हमारे पास अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, राइट, जीटा वही डैम्पिंग रेशियो। तो ये आउटकम आता है सी ऑफ टी 1 माइनस ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस थीटा, राइट। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि भाई ये जो 1 था ये तो किसके कारण आया, हमने इनपुट कौन सा दिया है, स्टेप रेस्पॉन्स, ठीक है। स्टेप रेस्पॉन्स की हम बात कर रहे हैं तो ये तो आया ड्यू टू इनपुट, और ये जो टर्म आई ये एक एक्सपोनेंशियल टर्म है। कल भी हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए देखा था लास्ट क्लास में कि ये जो टर्म होती है वो 5 टाइम कांस्टेंट के बाद खुद की वैल्यू को 0 कर लेती है, तो इसको हमने बोल दिया ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, यही बोला था हमने इसको। तो 5 टाइम कांस्टेंट तक तो ये टर्म साथ में रहेगी, इसके बाद में ये टर्म खुद की वैल्यू को 0 कर लेती है। तो अब हम देखते हैं कि जब हम वैल्यूज को अलग अलग चेंज करते हैं, टी की वैल्यू को अलग अलग चेंज करते हैं, तो हमें आउटकम किस तरह से प्राप्त होता है। 5 टाइम कांस्टेंट तक तो ये टर्म रहेगी, इसके बाद में ये टर्म वैनिश हो जाएगी। तो हम सी ऑफ टी और टाइम के बीच में यदि ग्राफ बनाएं तो इसका जो ग्राफ आएगा वो किस तरह से आएगा, सी ऑफ टी टी
ये हमारे पास कोई इनपुट था 1, तो अब जैसे जैसे हमने टाइम की वैल्यू को इंक्रीज किया वैसे वैसे जो रेस्पॉन्स है वो भी चेंज होता गया। ये रेस्पॉन्स रहेगा। ये रेस्पॉन्स हमें इस तरह से प्राप्त होगा। ये जो ट्रांजिएंट रहेंगे ये 5 टाइम कांस्टेंट के बाद में जीरो हो जाएंगे, और जब ये टर्म जीरो हो जाएगी तो अब जो सी ऑफ टी है वो किसकी वैल्यू को अप्रोच कर लेगा, 1 की वैल्यू को अप्रोच कर लेगा। तो यहां तक तो ये रेस्पॉन्स रहेगा, और इसके बाद में ये जो रेस्पॉन्स है वो खत्म हो जाएगा। लगभग 5 टाइम कांस्टेंट के बाद ये जो रेस्पॉन्स है, ठीक है, ये धीरे धीरे डिके होता जाएगा, और अब हमें आउटकम मिल जाएगा ये, जो कि स्टडी स्टेट जो वैल्यू है 1 को रीच करता जाएगा। ये जो इनके बीच में डिफरेंस होगा ये हो जाएगा स्टडी स्टेट एरर। स्टडी स्टेट एरर बात आई समझ में? ठीक है, तो इस तरह से हमें आउटकम मिलेगा। अब देखिए ये जो ऑसिलेशंस है ये धीरे 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 डिके होते जा रहे हैं। ठीक है, हमने जैसे जैसे जीटा की वैल्यू को चेंज करेंगे वैसे वैसे जो ऑसिलेशंस है उसकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया डैम्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। ये जो ऑसिलेशंस है इनकी फ्रीक्वेंसी हो गई डैम्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, क्योंकि ये जो ऑसिलेशंस है वो धीरे 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 खुद की वैल्यू को रिड्यूस करते जा रहे हैं। और 5 टाइम कांस्टेंट की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, ये थी 1 अपॉन जीटा ओमेगा एन के बराबर, ये आ जाएगा 5 अपॉन जीटा ओमेगा एन। ठीक है, तो यदि जीटा की वैल्यू ज्यादा हुई, सपोज जीटा की वैल्यू ज्यादा है मतलब डैम्पिंग ज्यादा है, यदि डैम्पिंग ज्यादा है दैट मींस रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा है। यदि ये ज्यादा हो गया तो जो टाइम कांस्टेंट हमें लग रहा है वो कम हो जाएगा, मतलब कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर इस सर्किट खुद की डैम्पिंग जो होगी उसको खत्म कर देगा और खुद स्टडी स्टेट की तरफ रीच कर जाएगा। तो डैम्पिंग यदि ज्यादा है मतलब अपोजिशन ज्यादा होने से सर्किट क्या करेगा, खुद का जो कंपोनेंट होंगे वो खुद के ऑसिलेशंस को रिड्यूस करते जाएंगे। बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में ये ऑसिलेशंस खत्म हो जाएंगे और स्टडी स्टेट वैल्यू गेन हो जाएगी। ये हो गई हमारा सी ऑफ टी और टाइम के बीच में रेस्पॉन्स। ये इस तरह से रेस्पॉन्स हमें प्राप्त होता है। हमें ये याद रखना है कि यदि जीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है और सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, तो यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स का आउटकम किस तरह से प्राप्त होता है इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे। अभी इसको हमें यहां तक पढ़ना है कि सी ऑफ टी और टी के बीच में आउटकम किस तरह से प्राप्त होता है। अब हम और देख लेते हैं कि ये तो हुआ यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स। अब यदि हम इंपल्स रेस्पॉन्स निकालें तो इंपल्स रेस्पॉन्स कितना आएगा वो हम देख लेते हैं। इंपल्स रेस्पॉन्स इंपल्स रेस्पॉन्स के लिए हम क्या करें, जो स्टेप रेस्पॉन्स था उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाती है सी ऑफ टी इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर e की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी इंटू साइन ओमेगा डी टी। ठीक है, ये हमें आउटकम मिलता है इंपल्स के लिए। ठीक है, स्टेप के लिए हमें आउटकम ये मिला था, इसको यदि हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमें यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स मिल जाएगा। ये एज इट इज याद रखना है, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा डी टी। ओमेगा डी हो गया डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो इस तरह से हमें ये जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम था उसके अंदर हमने क्या किया, डैम्पिंग को चेंज किया। डैम्पिंग चेंज करने से हमें सिस्टम का जो आउटपुट है स्टेप के लिए क्या मिला, और इम्पल्स रेस्पॉन्स के लिए हमें इम्पल्स इनपुट के लिए हमें क्या रेस्पॉन्स मिला। ये हमने देखा कि यहाँ हमें डैम्पिंग मिलती है, इस तरह से ये हमें डैम्पिंग प्राप्त होती है। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का नेक्स्ट क्लास में।